भारत और ब्राजील के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर हुआ समझौता, द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर से अधिक करने का लक्ष्य। एआई समिट में हंगामे के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। भिवंडी में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को दिखाए काले झंडे। वहीं दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रदर्शन। किसानों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, 2.5 लाख से ज्यादा के खाते में भेजे गए 460 करोड़ रुपए। दिल्ली पुलिस ने आतंकी हमले को लेकर जारी किया हाई अलर्ट। लश्कर ए तैयबा बना सकता है लाल किले समेत कई बड़े मंदिरों को निशाना। दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। और अब बात पहली बड़ी खबर की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 18 से 22 फरवरी तक भारत के राजकीय दौरे पर रहेंगे। आज उन्होंने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान लूला डी सिल्वा ने 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद किसी धर्म या राष्ट्रीयता से जुड़ा नहीं है। दूसरी ओर भारत और ब्राजील के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर समझौता भी हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि समझौता मजबूत सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ब्राजील के अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। हर क्षेत्र में शेयर्ड पर्पस और शेयर्ड एस्पिरेशन से आगे बढ़ने पर विचार विमर्श किया है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन डॉलर के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्यापार केवल आंकड़ा नहीं, विश्वास का प्रतिबिंब है। राष्ट्रपति जी के साथ आया बड़ा बिजनेस डेलीगेशन इसी विश्वास को दिखाता है। भारत मर्कोसुर ट्रेड समझौते के विस्तार से हमारा आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारा सहयोग दोनों देशों के साथ साथ पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्व रखता है। मुझे खुशी है कि हम ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को भी हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हम दोनों देश मानते हैं कि टेक्नोलॉजी मस्ट बी इंक्लूसिव एंड इट मस्ट बिकम अ ब्रिज फॉर शेयर्ड प्रोग्रेस। कांग्रेस ने एआई समिट में हंगामा करने के विरोध में बीजेपी आज दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर में जमकर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस राहुल गांधी गद्दार, देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगे के पोस्टर लेकर विरोध कर रहे थे। इसी कड़ी में भिवंडी जाते वक्त मुंबई के मुलुंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को काले झंडे दिखाए। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आरएसएस पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में भिवंडी कोर्ट में उनकी पेशी थी। गुजरात के सूरत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस का पुतला जलाया। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। और आपको बता दें कि 20 फरवरी को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया था। और इसी कड़ी में आज बीजेपी ने जगह जगह पर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी ने केवल शर्टलेस प्रोटेस्ट नहीं किया है, उन्होंने बताया है कि वो कैरेक्टरलेस है, टेस्टलेस है, लॉयल्टीलेस है,
इमोशनलेस है और ब्रेनलेस है। और इस ब्रेनलेस लॉयल्टीलेस कृत्य के खिलाफ पूरी देश की जनता इनको काले झंडे दिखा रही है। अरे बीजेपी के कार्यकर्ता छोड़ो, इनके तो खुद के अलायंस पार्टनर इनको रेड फ्लैग दिखा रहे हैं, लाल झंडा दिखा रहे हैं। चाहे वो आरजेडी के मनोज झा हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, उद्धव सेना के नेता हो, सभी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार का इन्होंने कृत्य किया है ये एंटी इंडिया है। बीजेपी विरोध में उतरते उतरते आप देश विरोध में उतरते हैं। आपको बीजेपी से समस्या है तो कार्यालय पे बीजेपी के प्रदर्शन कीजिए, जंतर मंतर पे कीजिए, पीएम के कार्यालय के बाहर कीजिए, पर देश के समिट में, एआई के समिट में पूरी दुनिया के सामने भारत को जिस प्रकार से बदनाम करने की चेष्टा इन्होंने की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सतीश, ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कितना बड़ा है और क्यों कांग्रेस के इस प्रदर्शन को शर्मनाक बताया जा रहा है पार्टी के द्वारा? जी, बात ऐसी है कि जो राहुल गांधी के जो आंदोलक है वो काफी गुस्से में है और काफी घोषणाबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें राहुल गांधी को शर्म के मारे झुकना पड़ रहा है। इसी को लेकर अभी तक ये आंदोलन काफी तेज हुआ है। जी, हेलो। ठीक है सतीश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। 2.5 लाख से ज्यादा किसानों और उनके परिवारजनों के खाते में 460 करोड़ की धनराशि भेजी गई है। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति राशि दी गई है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 3500 लाभार्थी परिवारों को 175 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। 11,690 किसान या उनके आश्रित परिवारों को 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि वितरित की थी। और आज ये सभी परिवार उससे आच्छादित हो रहे हैं। और मैं सभी जिलाधिकारियों से इस बारे में कहूंगा कि वे ससमय प्रयासों की आज या कल तक ये पैसा सभी उन आश्रित परिवारों को या उन किसानों के खाते में ये पैसा हर हाल में पहुंच जाए, ये सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वह आपदा मित्र हो सकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक बड़े अभियान को हाथ में लिया है आपदा मित्र के रूप में। और मुझे इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। खासतौर पर 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवक, जिनमें एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट एंड गाइड को प्रशिक्षित करके उनके साथ हम लोगों ने आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े हुए सभी प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और इसके लिए इन समस्त स्वयंसेवकों को 7 दिवसीय एक प्रशिक्षण के साथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर नितिन सिंह, ब्यूरो चीफ हमारे यूपी से जुड़ चुके हैं। नितिन, सीएम ने आज किसानों को बड़ी सौगात दी है। कौन से किसान हैं जो इस योजना का लाभ ले सकेंगे और प्रत्येक किसान के खाते में कितनी राशि पहुंच रही है इस योजना के द्वारा? जी नितिन। देखिए, कई सारी ऐसी स्कीम जो है वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की चल रही है जिसमें किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और हमेशा से किसान अगर किसी भी तरह से समस्या में आए तो उसके लिए सरकार पीछे खड़ी है ऐसा बताने का भी प्रयास किया जाता है। उसी कड़ी में
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत अहम योजना है और जिसके लिए बताया गया है कि आज करीब 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपए की जो क्षतिपूर्ति है वो दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी है, उसमें भी अब 3500 ऐसे लाभार्थी हैं जिनके परिवार को 175 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि है वो प्रदान की गई है। और ये कदम जो है वो किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, खेती किसानी के दौरान होने वाली जोखिमों को कम करने के लिए सरकार का एक प्रमुख कदम है। और उसी कड़ी में ये जो फैसला था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया कि जितने भी कृषक हैं जो कि अलग अलग योजनाओं के तहत आते हैं और उनको सरकार की सहायता पहुंचनी है तो उसे आज पूरा किया जाए। और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और इसके अलावा जो कई और दूसरी प्रमुख योजनाएं हैं जिसमें मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना भी है, कई सारी योजनाओं के तहत जो लाभार्थी थे उनको दी गई है। और नितिन, क्या ये राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंच रही है और प्रत्येक किसान के खाते में कितनी राशि पहुंच रही है, ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ तौर पर अब जो किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से उनके खातों में पैसा जाता है। और साफ तौर पर ये एक बड़ा प्रयास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि डीबीटी के माध्यम से जब किसानों के खाते में पैसा जा रहा है तो जो बिचौलिए हैं जो किसानों की हक को मार देते थे बीच में ही, वो स्थिति अब नहीं बनती है। सीधे बैंक जो है और सरकार जो है वो किसानों के खाते में सीधे पैसे डाल देती है और ऐसे में सरकार का ये प्रयास रहता है कि किसानों को सीधे लाभान्वित जो लाभ है वो पहुंचाया जाए। इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे यूपी के किसानों को ये भी दे दीजिए, अगर उनको इस योजना का लाभ लेना है तो किस तरीके से वो ले सकते हैं, क्या वो तरीका है? किसानों को अगर इस योजना का लाभ लेना है तो ये बहुत अहम चीज है कि सबसे पहले उन्हें जो उत्तर प्रदेश सरकार का कृषि विभाग है उस पर जो पोर्टल है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन के लिए उनके पास आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, उनके पास उनकी जमीन की जो खतौनी का कागज है वो होना जरूरी है। प्रत्येक किसान के पास उसकी जो खेती की जमीन है, जो रकबा है वो होना जरूरी है, उस रकबे का कागज होता है। उसके बाद ऑनलाइन बेनिफिशियरी के तहत उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और फिर स्तर दर स्तर चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद वो जो भी किसान होता है वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद वो किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना या जितनी भी किसान से जुड़ी हुई सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के तहत वो अपनी जो भी उसकी प्रक्रिया है उन प्रक्रियाओं के तहत ऑनलाइन पंजीकरण करा सकता है। और जिस भी तहत उसकी अगर समस्या होती, मान लीजिए अगर किसी ओलावृष्टि या बारिश की वजह से उसकी खेती को नुकसान पहुंचा है या कोई किसान ऐसा है जो दुर्घटना का शिकार हो गया है, कुछ और ऐसी चीजें हैं जिससे किसान या उसकी फसल को नुकसान पहुंचा है, तो ऐसे में इन योजनाओं के तहत उन किसानों को लाभ पहुंचाया जाता है। सीधे उनके खातों में वो जो पैसा होता है, सरकार की जो रकम होती है, राहत राशि, वो पहुंचाई जाती है। बिल्कुल नितिन, काफी अहम जानकारी दे रहे हैं आप। और ये भी बताइए कि क्या प्रत्येक किसान इस योजना का फायदा उठा सकता है या फिर कुछ सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है? देखिए, प्रत्येक किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है, तो किसी भी राज्य का जो किसान है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जुड़ी हुई जो मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना योजनाएं हैं उसमें अगर उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। साफ तौर पर किसान के पास उसकी अपनी जमीन होनी चाहिए, जमीन का रकबा होना चाहिए, रकबे का जो कागज होता है वो उसमें अपलोड किया जाता है। इसके अलावा उसके पास आधार कार्ड और उसका जो वैलिड आईडी प्रूफ है वो होना चाहिए, बैंक का पासबुक उसके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें के बाद उसका जो एप्लीकेशन है वो किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाता है और उसके बाद वो जो अलग अलग तरह की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में ऑनलाइन एप्लीकेशन के तहत वो अप्लाई कर सकता है। और योजना को काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है। फिलहाल आप इस खबर पर लगातार बने रहिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और अब बात आखिरी बड़ी खबर की। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए उनके द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को गैर कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया है। इसका सीधा असर तमाम देशों के साथ अमेरिका के व्यापार और कीमतों पर देखने को मिला है। भले ही कोर्ट के फैसले से गुस्साए ट्रंप ने 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है, लेकिन पुराना टैरिफ रद्द होना तमाम देशों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि नया टैरिफ पहले लागू रेसिप्रोकल टैरिफ की जगह लेगा। वही कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका को अब कुछ देशों के लिए दिए गए टैरिफ को रिफंड भी करना पड़ेगा।
अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने टैरिफ रिफंड को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप टैरिफ रद्द करने के बाद भारत और ब्राजील से आने वाले सामान पर लगाएंगे कुछ टैरिफ पर रिफंड मिलेगा। और वहीं बिजनेस चैम्बर के मुताबिक रिकॉर्ड में दर्ज वे अमेरिकी आयात जिन्होंने सीधे टैरिफ का पेमेंट किया है या वो व्यक्ति जो सीमा शुल्क निकासी के बाद माल का स्वामित्व प्रदान करता है, वे सभी टैरिफ रिफंड के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही चैम्बर की ओर से साफ किया गया है कि जिन व्यवसायों से सीधे तौर पर टैरिफ का भुगतान नहीं किया गया वे रिफंड के पात्र नहीं होंगे, क्योंकि IEEPA के तहत लागू शुल्कों के लिए वापसी का प्रावधान है। और फिलहाल आज की हमारी 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। लगातार बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।